बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IAS 8 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को देखें कि हम लोगों ने इसको अप्लाई किस टाइम पर करना है। एन एंटिटी शैल चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS और results in the financial statements providing a reliable and more relevant information। मतलब वॉलेंट्री चेंज दो किस्म का चेंज हो सकता है। एक तो परमिटेड बाय IFRS, मतलब यहाँ पर आपने लॉ नहीं कह देना, यहाँ पर अकाउंटिंग में जितना चेंज होगा बाय IFRS। दूसरा वॉलेंट्री चेंज हो सकता है, लेकिन वॉलेंट्री चेंज उस टाइम पर होगा जब रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं। However, the following are not change in accounting policies। अब यहां पर उसने आपको बता दिया है कि आपने इन दोनों को अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं कंसीडर कर लेना, जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर transactions and events that differ in substance from those previously occurring and the application of a new accounting policy for transaction and event that did not occur previously or were immaterial। क्या मतलब कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियसली किसी किस्म का कोई इवेंट अकर हुआ, कोई ट्रांजैक्शन या किसी किस्म की कोई इवेंट की ऐसी अकरेंस हो गई, उसमें अगर किसी किस्म की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ जाता है दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज, तो आपने उसको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं कहना। या ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी और कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ी, तो ये भी चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है हमारे पास, कि इससे पहले किसी किस्म का इवेंट था ही नहीं, कुछ ऐसा आप करते ही नहीं थे, अब आपको स्टैंडर्ड ने कहा कि आप ऐसा करें, तो कहते हैं तो फिर वो पॉलिसी की एप्लीकेशन तो हो सकती है कि आप अपनी पॉलिसी को अप्लाई करने जा रहे हैं, चेंज नहीं हो सकता। बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ IAS 8। The initial application of revaluation model under IAS 16 or IAS 38 intangible assets shall be dealt in accordance with IAS 16 or 38 respectively and do not in accordance with। देखिए भाई, सबसे पहले अगर किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है और वो स्टैंडर्ड अपनी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स के बारे में आपको खुद से गाइड करता है, तो आपने उस स्टैंडर्ड की बात सुननी है। अगर वो स्टैंडर्ड आपको गाइड नहीं करता तो आपने IAS 8 की बात सुननी है, मतलब प्रेफरेंस रेलेवेंट स्टैंडर्ड को देना है। तो यहां पर IAS 16 के अंदर आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में IAS 16 खुद बता रहा है, तो आपको IAS 8 की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर IAS 16 ना कहता तो फिर IAS 8 की तरफ हम लोग चले जाते। ये बात समझ आ गई। फिर क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एन IFRS may result in change in accounting policy which should be accounted for in accordance with the transactional provision of that IFRS। क्या कहता है कि इनिशियली आपने किसी IFRS को अप्लाई किया और उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी किस्म का कोई चेंज आ गया, विच शुड बी अकाउंटिंग फॉर इन अकॉर्डेंस विद, आपने फिर उसको ऐसे ही अकाउंट फॉर करना है जैसे ट्रांजैक्शनल प्रोविजन ऑफ दैट IFRS। मतलब एक स्टैंडर्ड पहले से चल रहा होता है, पूरे स्टैंडर्ड को नहीं चेंज किया जाता, उस स्टैंडर्ड की किसी एक दो पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर दिया जाता है, तो वो आपके पास आती रहती हैं ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस। तो कहते हैं आपने उस IFRS की ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस के मुताबिक अपने पास जाकर इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसका आपको बता दूं, आपने टैक्स पढ़ा, टैक्स में आपके पास जो टैक्स ईयर होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं, स्पेशल, नॉर्मल एंड ट्रांजिशनल। तो वहां पे इसकी बात करता है। ट्रांजिशनल क्या होता रहता है, जब आप एक ईयर से, मतलब पहले स्पेसिफिक यूज करते थे,
स्पेसिफिक से किसी दूसरे स्पेसिफिक में चले जाएं या नॉर्मल में चले जाएं, या नॉर्मल से किसी स्पेसिफिक में आ रहे हो, तो आपके पास एक टाइम पीरियड आता है जिसमें आप ये मूव कर रहे होती हैं। उस टाइम पीरियड को ट्रांजिशनल टाइम टैक्सियर कहा जाता था। याद आया आप लोगों को? यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है। ये अगर आप एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में आते हैं तो उस टाइम पर आप लोगों ने ट्रांजिशनल प्रोविजंस को साथ लेके चलना है। अब अगर आप लोग देखें इसकी वैसे ही आम लाइफ में छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि एक शॉपकीपर है, मैं आप लोगों का टेलर है, वो शॉप नंबर 10 में वो पिछले 3 साल से रहता है। अब लोगों को उसका पता है कि भाई ये वाला टेलर इस शॉप में बैठा हुआ है। बाय चांस उसने अपनी शॉप चेंज कर ली, रेंटल थी ना, तो उसने अपनी शॉप चेंज कर दी, वो किसी और मोहल्ले में या शॉप चेंज कर दी उसने। अब आप देखें पुरानी शॉप के बाहर उसने लिख के लगाया होगा ये दुकान इधर शिफ्ट हो चुकी है, ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है। अच्छा, ये नहीं है कि अब वो ताहियात लगी रहेगी, मैक्सिमम 1 माह 1.5 माह, उसके बाद वो वहां से हटा लेगा। अब लोगों को पता चल जाएगा भाई ये टेलर न्यू जगह पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहां पर भी ट्रांजिशनल प्रोविजन से यही मुराद है कि आप लोगों ने एक टाइम ऐसा आता है जिसमें दोनों पॉलिसीज के बारे में बताना होता है कुछ अर्से तक, फिर आप लोग चेंज करते हैं। इसी तरह में से लॉ में हमें बताया जाता है, कंपनी लॉ में खास तौर पर, कि अगर कोई कंपनी अपना एड्रेस चेंज करती है, वैसे तो एक ही एड्रेस है उसके हेड ऑफिस का, लेकिन अपना एड्रेस चेंज कर लेती है तो अपने लेटर हेड के ऊपर अब वो दोनों एड्रेस लिखेगी कुछ अर्से तक, उसके बाद वो न्यू एड्रेस के ऊपर आ जाती है, वो भी ट्रांजिशनल टाइम पीरियड उसके पास होता है। तो यहाँ पर इसकी आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब क्या करना है, if the IFRS does not include any transitional provisions or the change in accounting policy is voluntary, the entity shall apply the change retrospectively subject to certain limitations. For example, retrospective applications of the accounting policy is made in accordance with IAS 8 when an entity, तो कहते हैं कि भाई अगर किसी किस्म का IFRS के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज आएगा ना, तो आप लोगों को एडिशनल अपनी ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में आपको बताएगा कि कौन कौन सी आपके पास ट्रांजिशनल प्रोविजंस इस स्टैंडर्ड से रेलिवेंट अप्लाई हो रही है। लेकिन ये उस टाइम पे होगा जब स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है और आप वॉलंटरी चेंज लेकर आने चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी तमाम तरफ चेंज इन पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलना है, और उसमें किसी किस्म की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, और आपने इसके लिए IAS 8 को फॉलो करना है। कहते हैं चेंजेस मेजरमेंट बेसिस ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। अगर ये देखें ये चेंज आ गया, पॉलिसी के अंदर चेंज है, या फिर चेंज कॉस्ट फार्मूला फॉर मेजरमेंट इट्स इन्वेंटरी फ्रॉम वेटेड एवरेज टू first in first out 5 basis or vice versa, change measurement basis from revaluation model to cost model under IAS 16। अब यहां पे कहता है retrospective application हमारे पास क्या है, change in accounting policy shall be applied retrospectively as if the new accounting policy had always been applied। ये हमारे पास आता है retrospective change। क्या आपने इन चेंजेस को ऐसे लेकर चलना है जैसे स्टार्ट से ही हम इसी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे थे, except to the extent that it is impracticable to determine either period specific effects or cumulative effect of change। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है कि ये चेंजेस हम लोग कहाँ कब से अकाउंट फॉर करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना है, इसका कैमुलेटिव इफेक्ट को देख लेना है। कैमुलेटिव इफेक्ट को जाके हम लोग एडजस्ट कर लिया करेंगे। फिर कहता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हैज 3 स्टेप्स। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जब भी अप्लाई करोगे तो आप लोगों ने 3 चीजों को देखना है। सबसे पहला, अप्लाई न्यू पॉलिसी इन करंट पीरियड। करंट पीरियड के ऊपर न्यू पॉलिसी अप्लाई कर दो, ईयर 23 इज करंट पीरियड। फिर क्या करना है, अप्लाई न्यू पॉलिसी इन कंपैरेटिव पीरियड के ऊपर भी न्यू पॉलिसी जाकर अप्लाई करो। हाँ ना, कि अब आपका कंपैरेटिव पीरियड प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक था, लेकिन अब आपने क्या करना है, अपने कंपैरेटिव पीरियड के ऊपर भी आप लोगों ने
न्यू पॉलिसी अप्लाई कर देनी है, एज इफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। ईयर 22 इज कंपैरेटिव पीरियड फॉर comparative period presented for periods before the comparative, मतलब 21 उधर क्या करना है, कहते हैं आपने उसके एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड, जो सबसे पहला कंपैरेटिव पीरियड आपके पास मौजूद हो उसके ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करना। तो जब उसके ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आगे मूव करता जाएगा। Earliest comparative period of each affected component of equity and related asset or liability, as if the new accounting policy had always been applied, opening balances of year 2022 shall be, मतलब 21 को अब ना छेड़ो, आपने 23 को एडजस्ट करना है, न्यू पॉलिसी के मुताबिक लेके चलना है, अब उसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो बनेगा ही न्यू पॉलिसी के मुताबिक। 22 जो उससे प्रीवियस कंपैरेटिव था वो प्रीवियस पॉलिसीज के मुताबिक बना हुआ है, उसको भी न्यू पॉलिसी के मुताबिक बनाओ, और साथ में कंपैरेटिव जो सबसे अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड आपके पास मौजूद हो उसके ओपनिंग को भी एडजस्ट करना है। राइट, क्लियर है ये बात? इन चीजों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए क्या कहता है, कहते हैं कंपनी प्रेजेंट्स कंपैरेटिव्स फॉर द प्रीवियस ईयर्स ओनली ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2023। अब मेरे पास डाटा ही सिर्फ कंपैरेटिव फिगर्स का है, मतलब 21 का डाटा नहीं है, मेरे पास 22 तक का डाटा है, तो मैं 22 के ओपनिंग को ठीक कर दूंगा। तो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे मैंने प्रीवियस तमाम ईयर्स को ठीक कर लिया है। अब क्या करेंगे, 23 इट चेंजेस द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड दिस चेंज मस्ट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। अब हमने क्या करना है, if there were no change in accounting policy, the company would present estimated financial position at 31st December 23 and December 22 only। अगर किसी किस्म की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ना होता हम 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देते और 22 उसको कंपैरेटिव फिगर्स के तौर पर रख देते। लेकिन जब चेंज आ गया, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी, द कंपनी मस्ट आल्सो प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 1 जनवरी 2022 द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव। यहां से आपने अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले इसको जाके ठीक कर देना है। The change in accounting policy is applied retrospectively. This means that the change should be applied to the balances as at 1st January 2022 and as if the new policy had always been applied. Similarly, any other comparative amounts in previous period shall be adjusted as if the new accounting policy had always been applied। यहां तक का था आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन कि भाई आप लोगों ने ऐसे करना है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं हमारी स्टडी के अंदर जो अगर सिर्फ न्यूमेरिकली पढ़ा दी जाए, थ्योरी ना बताई जाए तब नहीं समझ आती, थ्योरी बता दी जाए न्यूमेरिकली ना बताई जाए तब भी समझ नहीं आती। अब थ्योरेटिकली शायद आपको कोई 50% समझ लगी हो कि हम लोगों ने ऐसे करना है, लेकिन अब जब आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना, अब ऐसा नहीं है कि 50% समझ लगेगी, अब आपको 100% समझ आ जाएगी। और अगर यही बात अगर सिर्फ मैं न्यूमेरिकली समझा देता तब भी 50% समझ आती। अब यहां पर जरा इस बात को देखें, कहते हैं following information have been extracted from the financial statement of Kaushik Engineering Limited for the year ended 31st December 2014 24। अब अगर आप लोग देखें बेटा 24 मेरे पास करंट ईयर, 23 कंपैरेटिव ईयर, जबकि 23 का भी कंपैरेटिव मेरे पास 22 भी मौजूद है, उससे पहले वाला ईयर भी मेरे पास मौजूद है। अब यहां पर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेना है। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का गिवन, हर साल क्या नेट प्रॉफिट गिवन, मतलब ये कि भाई और किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में चेंज है। तो उसने मुझे हर साल का बता दिया कि भाई 22 में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, 23 में ये था और 24 में ये था। उस एक्सपेंस की वजह से लाजमी बात है प्रॉफिट में भी चेंज हुआ होगा, तो उसने मुझे अपना प्रॉफिट बता दिया इन एक्सपेंसेस से रेलेवेंट।
फिर वो कहता है भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास इतने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये मौजूद है, और ये आपके पास है रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग से क्या बात, उसने इक्विटी नहीं दिया, मतलब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व, वो सब कुछ ठीक है, वो 22, 23, 24 में उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की वजह से मेरी रिटेन अर्निंग डिस्टर्ब हुई होंगी, तो उसने मुझे रिटेन अर्निंग्स बता दी। साथ में डेप्रिसिएशन की वजह से मेरे नॉन करंट एसेट डिस्टर्ब हुए होंगे, तो उसने मुझे अपने नॉन करंट एसेट बता दिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बता रहा है, मे भी इसमें किसी किस्म का कोई एरर आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसा कोई ट्रांसफर हो गया हो, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चेंज आ सकता है, तो वो क्वेश्चन को पढ़कर हमें पता चल जाएगा। अब क्या कहता है, कहता है रिलेट्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या चीज, ये देखो ये डेप्रिसिएशन, कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी से रेलिवेंट है। फिर कहता है टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। अब देखें क्या चीज है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट या पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कॉस्ट फॉर्मूले में मतलब हम लोग एक पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि हम लोग इससे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे, बेटा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे, इट मींस दैट मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा था। कहता है कि भाई इसके ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल आए, बेटा जब फेयर वैल्यू मॉडल आएगा तो क्या ये डेप्रिशिएट होगा, मतलब अगर मैं इसके ऊपर प्रीवियसली डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं तो मुझे उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Am I right? कोई इशू यहां तक? अच्छा अब आगे देखो, इन चीजों को ना बहुत ज्यादा केयरफुली लेके चलना होता है, क्योंकि इसके इफेक्ट क्यूमुलेटिव चलते हैं, ये इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं लेकर आएगा। अभी आप लोग देख लीजिएगा जरा। अब देखें यहां तक की बात हमें समझ आ गई कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है, ओवर स्टेटेड है। अब उसकी वजह से प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है। मतलब मुझे सिंपल सी बात समझ आ रही है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा ना, मैं अपने प्रॉफिट्स में अगर ऐड कर दूं तो मेरे प्रॉफिट ठीक हो जाए, तो ये बात समझ आई है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट और प्रॉफिट अंडरस्टेट है। Am I right? मैंने ठीक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करना है, क्या वो मैं चार्ज ना करूं तो जितना मैंने चार्ज किया हुआ है उतना मैं अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूं, मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ KEL इज अ बिल्डिंग परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। मेरे पास 22 से है डाटा, मैंने 1 जनवरी 21 at a cost of rupees 150 million, 60% of the cost represent a building component having estimated useful life of 20 years and residual value of 10 million। 150 का 60% मतलब 90 मिलियन बिल्डिंग तो चार्ज करना है, तो बाकी 60 मिलियन बिल्डिंग किसके ऊपर होगी, लैंड को चार्ज करना है। ओके, हवा में तो नहीं होगी ना बिल्डिंग, तो लैंड को चार्ज करना है। द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबाउट ड्रॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कहते हैं इसकी डेप्रिसिएशन ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में शामिल है। अब द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। क्या आपको क्वेश्चन की थोड़ी बहुत समझ आई? अब देखें इसकी जरा रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स है। क्या कहता है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ KEL एज एट 31 दिसंबर 2024। तो कंपैरेटिव कौन से, 23 वो साथ में बता देंगे। और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस of KEL for the year ended 31st December 2024, statement of changes in equity। अब changes in equity में सिर्फ रिटेन अर्निंग का पोर्शन है,
बेटा आपने रिटेन अर्निंग ही बताना है। क्लियर? अच्छा, रिटेन अर्निंग्स कॉलम्स ऑफ केईएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। अब ये है बेहतरीन क्वेश्चन आईएएस 8 से रेलेवेंट, मतलब यहां पे पता चलता है आईएएस 8 करने लगे हैं। ओके, अब अपने आप को ना बिल्कुल रिलैक्स फ्रेश होकर ना इस क्वेश्चन को समझते हैं। इश्यू सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उसके ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल का सोचा। अब हम लोगों ने सोचा 23 को, लेकिन इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा, मतलब जब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी तब से इसका इफेक्ट जाएगा। अब इस एक इफेक्ट की वजह से हमारी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी गलत है, हमारी बैलेंस शीट भी गलत है, हमारी चेंजेस इन इक्विटी भी गलत है, और इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब परचेज की थी। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब परचेज की थी? हमने 1 जनवरी 2021 को परचेज की। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है कितनी? 150। 150 को 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। यहां पर सुने, पहले इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं। यहां पर आ गया इसका 60% एंड इसके 60% से मुराद है 90 मिलियन और इसके 40% से मुराद है 60। ओके भाई, इस 60 का तो कोई इशू ही नहीं है। ये है हमारे पास लैंड, ये एज इट इज हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगा, हर साल रहा होगा। हम आ गए इसके ऊपर 90 के लिए हमें क्या कहा गया कि आपके पास इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ आपके पास कितनी है। तो आप 4 मिलियन ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। एम आई राइट? ये 4 मिलियन डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की होगी ईयर 2021, आपने 4 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। क्या मैंने सही कहा? 22, 23 आप लोगों ने ये डेप्रिसिएशन 24 आपने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर। तो अब तक 4 साल गुजर चुके हैं, तो टोटल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे? 16 मिलियन। अब हम लोग ना जरा इसको स्टार्ट से लेके चलते हैं। मेरे पास ये कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? 2022 की। 2022 उस टाइम का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास गिवन है। अब अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात, देखिए ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मुझे ये पता चल गया कि हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में से मैंने 4 मिलियन माइनस करते हैं, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बन जाएगा? इसके लिए 18, इसके लिए और इसके लिए। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? देखो क्यूमुलेटिव होता तो एक डिफरेंट चीज थी, क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट होता तो वो एक डिफरेंट चीज थी, लेकिन जहां पर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मैंने हर साल 4 मिलियन, मैंने वो 4 मिलियन रिवर्स कर दिया है। तो मैंने कहा जो आपने 22 चार्ज किया वो 22 नहीं है, वो 18 है। जो 28 चार्ज किया है वो 24 है, और जो 27 चार्ज किया है वो 23 है। ये मैंने एक्सपेंस ठीक कर दिया। ये ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, मुझे प्रॉफिट ठीक करना चाहिए। तो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ पड़ा है। तो मैंने इसे कहा कि भाई तुम अपने प्रॉफिट को इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज कर दो। तो भाई 22 का मेरे पास प्रॉफिट कितना बन जाएगा? इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। ये थे हमारे पास बिल्कुल इंडिविजुअल से आ रही हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले भाई इधर आ जाते हैं, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, भूल जाओ कि ये क्या अमाउंट है। अच्छा यहां पे देखें, वैसे 150 इसने क्या लिखा हुआ है? क्यों 4 से नहीं डिक्रीज करना चाहिए था?
21, 22 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8 नहीं बनता। हाँ 21 में आया था ना, 21 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 मिलियन, 22 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 मिलियन, टोटल क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 8, तो 150 माइनस 8, ये बात समझ आ गई। 142 माइनस 4, 138 माइनस 4, ये बात समझ आ गई। अब ये अमाउंट्स नहीं, अब ये अमाउंट्स नहीं है। अब हमने आना है इसकी फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी, हम सबसे पहले इसके ऊपर आ जाते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी। बेटा 1 जनवरी को उसकी वैल्यू क्या है। अब उसने हमें फेयर वैल्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी, कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। तो बेटा 31 दिसंबर 2021 को 6% इंक्रीज कर चुकी है वैल्यू, राइट। ये देखें, ये मेरे पास आ गई वैल्यू 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 159। बेटा ये 159 यहां पे ना लिख देना, ये 31 दिसंबर 21 को 159। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर यहां पे ट्विस्ट चेक करो कि अगर आप केयरफुल ना हुए प्रॉफिट अभी भी गलत है। क्यों? हमने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई गेन या लॉस आता है तो वो उस साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होता है। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू की वजह से मैं गेन और लॉस को भी एडजस्ट करूंगा। ये बात समझ आई। लेकिन ये वाला जो 3 मिलियन का आपको गेन मिला, ये तो 21 को जाके एडजस्ट हुआ होगा। मेरे पास प्रॉफिट कौन से ईयर का है? 22 का। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा, नेक्स्ट ईयर आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1.06, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 168.59। बेटा यहां पर आएगा 168.5 और इससे पहले कितने का था 159। ओके, ओरिजिनली 150। अब क्या करूंगा इसका ये 178.65 और फिर नेक्स्ट ईयर 189.37। क्या आपको ये बात सब बच्चों को समझ आ चुकी है? किसी को कोई इशू इसमें? ये 168.59 था ना, 54 था। फाइव 159 multiplied by 1.06 168.54 multiplied by 1.06 178.65 189.37। अच्छा, ये बातें क्लियर? अब बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ठीक हो चुकी है। क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी ना, वो इस अमाउंट के साथ आएगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये वाली सारी बातें समझ आ चुकी है। क्या इस चेंज की वजह से आपकी पीपी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, ये तो वैसे ही सेपरेटली लिखो, इनके ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन सही चार्ज की होगी। ये एज इट ही लिख देना 1534 1569 एंड 1457, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में से सिर्फ क्या चीज रह गई मेरे पास? रिटेन। लेकिन रिटेन अर्निंग से पहले हमें क्या चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट तो एडजस्ट कर लिए थे, लेकिन इनमें अभी मजीद एडजस्टमेंट की जरूरत है। क्या?
फर्स्ट में देखें 22 में रीवैल्यूएशन गेन कितना आया 22 में 168.54 माइनस 159 कितना रिवैल्यूएशन गेन आया 9.54 प्लस 9.54 ऑल राइट अच्छा नेक्स्ट के लिए देखें 178.65 माइनस 168.54 कितना रिवैल्यूएशन गेन 10.11 23 में ये रिवैल्यूएशन गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छा नेक्स्ट 189.37 माइनस 178.65 10.72 प्लस 10.72 क्या ये बातें सब बच्चों को क्लियर ये बातें क्लियर हो गई 9 multiplied by 1.06 9.54 ठीक है आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1.06 10.11 इज इक्वल टू 10.72 ये मतलब फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन गेन फिर उस रिवैल्यूएशन गेन में से वही 6% ऐड करते जाओ तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गेन आता जाएगा ये बातें क्लियर अब आप बताएं हमारा प्रॉफिट का किसी और चीज से रेलिवेंट कोई एडजस्टमेंट एक तो थी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल कि फेयर वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करना था हमने कर दिया हमने एक तो उसका रिवर्सल कर दिया दूसरा फेयर वैल्यू गेन या लॉस की रिकॉर्डिंग होती है तो 6% का इंक्रीज था तो 6% के हिसाब से फेयर वैल्यू गेन मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा तो हर साल का मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या बन जाएगी ये कितनी अमाउंट आ रही है 85.54 इस साल का प्रॉफिट कितना बन जाएगा 85.54 नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट मेरे पास कितना बन जाएगा 112.11 ये बात क्लियर इस साल का प्रॉफिट कितना बन जाएगा मेरे पास 98.72 ऑल राइट कोई इशू अच्छा जब प्रॉफिट ठीक हो गए ना आगे रिटेन अर्निंग्स ने ठीक हो जाना है अब मैं रिटेन अर्निंग्स बेसिकली बेटा इसमें प्रॉफिट्स में एरर्स की वजह से बेसिकली ये सारी रिटेन अर्निंग गलत हो चुकी है आपकी प्रॉफिट्स में एरर्स की वजह से ये सारी रिटेन अर्निंग्स आपकी गलत हो चुकी है आपने इनको नहीं लेके चलना अब आपने क्या करना है आपसे कहा गया था अर्लीएस्ट कंपैरेटिव फिगर्स के ओपनिंग ठीक कर लेना अर्लीएस्ट कंपैरेटिव फिगर्स के ओपनिंग ठीक कर लेना मेरे पास यार कौन सा ईयर मौजूद है मेरी बात यहां पे गौर से सुनिएगा मेरे पास ईयर 2022 मौजूद है अब हम लोगों ने बेसिकली इस रिटेन अर्निंग को की मदद से 1 जनवरी 2022 की रिटेन अर्निंग फाइंड करनी है क्या मतलब बेटा इस रिटेन अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट उसने शामिल किया और रिटेन अर्निंग की वैल्यू बता दी यकीन करें इस क्वेश्चन में उसने आप पर एहसान किया कि उसने डिविडेंड नहीं बताया अगर डिविडेंड बताता तो रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट्स और डिफिकल्ट हो जाती अच्छा आपके लिए ना कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है आप लोगों ने क्या करना है यार सपोज कर लें कोई रिटेन अर्निंग एक्स मैंने उसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड किया होगा तो मेरे पास 276 आ गया होगा ऐसे ही है ना क्योंकि इसके अलावा तो कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं और इस साल का प्रॉफिट कितना था तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है मेरे पास 204
ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है मेरे पास? तो मतलब क्लोजिंग में से इस साल का प्रॉफिट, ये जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट था जो उसने ऐड किया हुआ है, वो माइनस कर दो तो 204 क्लोजिंग, सॉरी 204 ओपनिंग रिटेन अर्निंग की वैल्यू आ गई है, राइट? कोई इशू? अच्छा बेटा, आपको क्या लगता है ये ठीक है? ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है। अब सोचो कि उसने एरर क्या किया। अब देखो 21 का प्रॉफिट तो उसने मुझे बताया नहीं है यार, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखनी है। मैं क्या करूंगा, मैं 204 उठाऊंगा। फिर मैंने सोचा यार उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, कितनी? 21 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी? 4 मिलियन। उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, वो वही कम प्रॉफिट इधर आके लिखा होगा ना, आके ऐड कर दो 21 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओपनिंग रिटेन अर्निंग में आके ऐड कर। ऑल राइट, फिर क्या 21 में फेयर वैल्यू गेन आया था? कितने का फेयर वैल्यू गेन आया है? 9 का, 150 से 159 पे हो गया 9 का। क्या उसने अकाउंट फॉर किया? नहीं किया था। जब नहीं किया, क्या मैं कर दूं? जब मैं करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं? इंक्रीज करो बेटा, जो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है रिटेन अर्निंग पे वही फर्क आता है। तो इंक्रीज करना है तो ये लो इंक्रीज कर दो। ऑल राइट, तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी हो जाएगी? 217 या आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग। ये देखो अब आपका काम सबसे ज्यादा इजी हुआ पड़ा है। क्या? 2022 का ओपनिंग प्लस 22 का एडजस्टेड प्रॉफिट 85.54, ये इसका क्लोजिंग आ गया। बताएं 302.54। तो अब बताओ 2022 में मैं अपनी रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना रिकॉर्ड करूं? 302.5। अब इसमें ये वाला प्रॉफिट ऐड कर दूं 112.11 जी आ जाएगा 22 में, ये 22 में आ जाएगा 22 के एंड पर। तो 23 के एंड पर क्या बैलेंस आ जाएगा? 414.65। फिर इसमें 24 का प्रॉफिट ऐड करते हैं 98.72, 513.37, ये 24, ये रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस आ गए इन तीनों ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे जाके देखें 302,414, तो ये देखो 302,414,513। ऑल राइट, और अब अगर यहाँ पे ये देखें जब बैलेंस शीट ठीक हो गई तो ये देखें प्रॉफिट और लॉस, और उसने आपसे सिर्फ 2024 के लिए कहा साथ में कंपैरेटिव, तो 24 एंड 23 आप लोगों ने उसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उठाया 23 एंड 24। तो ये देखिए ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी थी 23 एंड 24। और अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये देखें ये उसने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है, ये उसके एडजस्टेड प्रॉफिट 112.11 एंड 98.72, उसमें गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10.11 10.72। तो देखो हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है 10.11 10.72 और ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हम लोगों ने लिखे हुए। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स की वैल्यूज आ गई। फिर ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 1 जनवरी 2023, क्योंकि उसने 424 और उसका कंपैरेटिव 23 जहां तक बताना था। तो देखो इसने क्या वैल्यू यहाँ पे लिखी है 276,
इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसका इफेक्ट लेकर आया 26.54, उसका टोटल इफेक्ट उसने लिया और उसने ओपनिंग को ठीक कर दिया। अब देखो ओपनिंग कितना हो गया है 302.54। तो देखो यार मैंने आपको यही नहीं बताया था 302.54, ये देखो 302.54। ऑलराइट, तो अब इसके ऊपर उसने सिर्फ वो प्रॉफिट से ऐड कर दी है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये 23 का प्रॉफिट, ये 24 का प्रॉफिट, 24 के एंड पर ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया आपके पास। ऑलराइट, और ये उसने वर्किंग आपको शो कर दी है कि भाई ये वर्किंग से आपके पास फेयर वैल्यू गेन आपके पास ये देखें ये आते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो टोटल जो रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट जाना है हर साल का वो ये जाना है। अब उसने जब यहां पर पहुंचा ना 23 के स्टार्ट में, तो उसने देखा कि टोटल इफेक्ट इन दोनों को ऐड किया तो 26.54 का प्रॉफिट के ऊपर जाता है कि इंक्रीज करेगा, तो उसने इसकी रिटेन अर्निंग्स को 26.54 से जाके इंक्रीज कर दिया। ऑलराइट, सब बच्चों को क्लियर? ये था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बेसिकली ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का हमारे पास एक क्वेश्चन था एंड आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्या लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर आपको पता था कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब परचेज की, हमने कहा भाई 1 जनवरी 21 को परचेज की। अब पता है यार 22 में क्या कोई इशू होगा, सॉरी 20 में कोई इशू होगा? कोई इशू नहीं होना, क्योंकि उस टाइम पर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी ही नहीं। इश्यूज कब से आए 21, 22, 23, 24। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि इश्यूज कब से आए कि इसका इम्पैक्ट कहां से लेके चलना है, ये लिमिटेशंस है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपैरेटिव ईयर्स की ओपनिंग को जस्ट एडजस्ट किया जाता है। अभी आप लोग देखें मैंने जो सोल्यूशन तैयार किया था ना, मैं फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आया था, लेकिन अब देखें क्या कहता है, when it is impracticable to determine the period specific effect, the entity shall apply the new accounting policy retrospectively from the earliest date practicable। आप लोग स्टार्ट में ना जाएं, कंपैरेटिव मोस्टली अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल जो आपके लिए बन जाती है ना, वो आपके कंपैरेटिव ईयर्स की ओपनिंग बन जाती है। उसके बाद देखें कहता है व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन द क्यूमुलेटिव, और अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट को भी डिटरमिन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड of applying a new accounting policy to all prior periods, the entity shall adjust the comparative information to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable। तो आप लोगों ने अपने कंपैरेटिव फिगर से ऑनवर्ड उस पॉलिसी को अप्लाई कर देना है, अगर उससे पहले का डाटा आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो तो। ऑलराइट, तो ये इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखें कि हम लोगों ने किन किन चीजों को डिस्क्लोज करना है। कहते हैं व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज एन इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड और एनी प्रायर पीरियड। अब देखिए, अब आप लोग इससे रेलेवेंट एग्जांपल कर चुके हैं कि ये जो आप लोगों का फेयर वैल्यू मॉडल था, इसकी वजह से करंट ईयर भी इफेक्ट हो रहा था और प्रायर पीरियड्स भी इफेक्ट हो रहे थे। ऐसा हो or would have an effect that period except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment or might have an effect on the future periods, the following must be disclosed। तो आप देखो फ्यूचर पीरियड के ऊपर भी तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन फेयर वैल्यू गेन 6% के हिसाब से हमारे पास आता रहेगा। फिर कहता है आप लोगों ने किस किस चीज का डिस्क्लोजर बताना है, इधर चेंज ड्यू टू आईएफआरएस एंड वॉलंटरी चेंज, इन दोनों की सिचुएशन में। अब ये जो टेबल है ना, ये आपकी बेहतरीन हेल्प करता है। कहता है टाइटल ऑफ द आईएफआरएस बताएं। अब बेटा अगर वॉलंटरी चेंज है तो टाइटल ऑफ आईआरएस बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी मर्जी से चेंज है। लेकिन अगर आपको चेंज बताया ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने है, तो उसने कोई ना कोई उसका टाइटल तो लिखा होगा ना, आपने वो बताना है, उसका नाम बताना है कि ये चेंज मैं कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से कर रहा हूँ। क्लियर? फिर आ जाता है नेचर ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
कि उसकी नेचर क्या है। भाई नेचर आपने दोनों सिचुएशन में बतानी है। अब एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे डिस्क्लोजर नोट्स रिगार्डिंग IAS 8 व्हेन चेंजेस ड्यू टू IFRS, तो भाई आपने वॉलंटरी चेंज के बारे में कोई बात नहीं बतानी। या ये भी कह सकता है व्हेन चेंज इज वॉलंटरी, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ जहां पे वॉलंटरी के सामने टिक करना सिर्फ वो वाले डिस्क्लोजर बताने हैं। तो आपको ये बातें इस तरह से याद होनी चाहिए। क्लियर। अब कहते हैं व्हेन एप्लीकेबल दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन कोई भी स्टैंडर्ड आपको कब देगा? जब वो खुद चेंज करवा रहा होगा। क्या वॉलंटरी चेंजेस के अंदर वो आपको ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा? कभी भी नहीं देगा। जब देगा नहीं तो क्या वॉलंटरी में आप जाके डिस्क्लोज करोगे? नहीं। तो आप देखो एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दोस ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड। तो स्टैंडर्ड ने इन चेंजेस के बारे में आपसे क्या कहा वो आपने जाके डिस्क्लोज करना है कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं स्टैंडर्ड्स की। फिर आपके पास आता है रीजन व्हाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। भाई जब ये चेंज ड्यू टू IFRS हो तो वो हमेशा कंफर्म होता है, रेलेवेंट एंड रिलायबल है, वहां पे रीजन बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वॉलंटरी हो आप अपनी रीजन बताओ कि आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों कर रहे हैं। ऑलराइट। फिर for the current and previous periods to the extent practicable the amount of the adjustment for each financial statement line item affected and EPS, ये होता है अर्निंग पर शेयर, ये हम लोगों ने IAS 33 के अंदर पढ़ना है कि इस चेंज की वजह से लाजमी बात है कि भाई आपके प्रॉफिट्स वगैरह चेंज हो चुके हैं, काफी सारी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज आ चुका है, तो आपकी अर्निंग पर शेयर चेंज हो चुकी है। तो ये चाहे चेंज IFRS की वजह से हो या वॉलंटरी हो, दोनों सिचुएशन में आपने बताना है कि हमारी अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आया है। नेक्स्ट, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड्स बिफोर दोज प्रेजेंटेड, ये भी आपने बताने हैं कि इससे पहले कितने अकाउंटिंग पीरियड्स आप प्रेजेंट कर चुके हैं और उनमें क्यूमुलेटिव कितना चेंज आया। इफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल द सर्कमस्टांस, अब अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बताएं that lead to existence of that conditions and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied। कि अगर impracticable है तो आप बताओ कि आप कब से स्टार्ट कर रही हो, आपके लिए प्रैक्टिकेबल कब से बना है, उसके लिए क्या assumption ली गई हैं, ये भी दोनों के लिए बताई जाती हैं। ऑल राइट। तो हमारे पास ऐसी कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो कि चेंज ड्यू टू IFRS में हमने नहीं बताने। तो एक तो राइट ये जो नहीं बताने हम लोगों ने, रीजन व्हाई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसके अलावा बाकी सारे बताने हैं। ओके। और कौन से ऐसे हैं जो वॉलंटरी चेंजेस में हम लोगों ने नहीं बताने, टाइटल नहीं बताना और ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं बताना, बाकी सारे बताने। राइट। एनी इशू the financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures। और हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 6। क्या ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था? सेम है, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट्स में क्या है, कहते हैं प्रिपेयर द disclosure note relating to the change in accounting policy in financial statements of KEL for the year ending 31st December 2024। अब यहाँ से डिस्क्लोजर से रेलेवेंट एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम है, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब देखें ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसने हमें करी, IFRS ने या वॉलंटरी थी? वॉलंटरी थी। वॉलंटरी नहीं थी क्या हम लोगों ने? It has been decided to change the measurement basis of investment property from cost model to fair value model। वॉलंटरी थी। तो हम लोगों ने टाइटल ऑफ IFRS एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं बतानी, बाकी हमने सब कुछ बताना है। राइट। क्या कुछ? सबसे पहले नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। भाई इससे पहले हम लोगों ने बाकी चारों स्टेटमेंट्स की बात कर दी थी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट बता दिए थे, फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बता दिए,
हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बता दिए थे। कैश फ्लो से रेलेवेंट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स आ रहे थे हमारे पास, तो इसलिए हमने उसके एक्सट्रैक्ट नहीं बताए। अब आते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग करते हैं ना, IAS 16 के लिए आप लोग जाके लिखते हैं नोट ऑन पीपी, उसका एक नंबर आ जाता है। तो आपने नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है, उसमें एक नोट देना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उससे रेलेवेंट आप लोगों ने ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। वो कहते हैं KEL चेंजेस इट्स मेजरमेंट बेसिस। आपने सबसे पहले नेचर एंड एक्सटेंट के बारे में बताना है कि भाई चेंज किस किस्म का है, कौन से स्टैंडर्ड में चेंज है, कैसा। तो कहता है मेजरमेंट बेसिस हो ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द, ये बात जरूर लिख देना फिर कि इस वजह से वॉलंटरी आया है कि ये मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स because fair value model better reflects the purpose and effect of investment property on KEL's financial position and performance। और ये बात आपने ये पैसेज एज इट इज याद कर लेना है कि अगर कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आता है तो आपने एज इट इज ये बात सिर्फ इतना बताना है कि किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर इस मॉडल से इस मॉडल पे चले गए, उसके बाद सेम लाइन छाप देना to provide more relevant and reliable information to the stakeholder because, अब अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल लिख दो, फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू मॉडल लिख दो जिसमें चेंज किया है। फेयर वैल्यू मॉडल बेटर रिफ्लेक्ट्स द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर पीपी है तो पीपी का लिख दो, क्लियर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन के फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। अब उसको चेंजेस के बारे में बताओ। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन करंट एंड पीरियड इज एज फॉलोज। अब क्या क्या चेंज आया फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, क्या चेंज आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज आया, ऐसे ही था ना, इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट से ये अमाउंट में इंक्रीज आया, फिर रिटेन अर्निंग में इसकी वजह से इंक्रीज आया। तो जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज आया है, सेम इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा, मतलब रिटेन अर्निंग्स में सेम इंपैक्ट आके लिखना है कि हमारे प्रॉफिट में भी सेम इंक्रीज आया है, मतलब रिटेन अर्निंग्स। ऑलराइट, ये बात हो गई फाइनेंशियल पोजीशन की। अच्छा, तो फिर अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करूं तो भाई आप लोगों ने यहां पर ये बताना है भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज आया, और फेयर वैल्यू गेन आपने ये बताना है हर साल के लिए कि इतना इतना फेयर वैल्यू गेन आया, और हर साल प्रॉफिट की अमाउंट में कितना चेंज आया, ये चेंज आया। ऑलराइट, अच्छा ये चेंज कितना आया, इस चेंज का पता, रिटेन अर्निंग यहां से इधर पहुंची तो देखिए कितने का इंक्रीज आया होगा, 14.11। यहां से यहां पहुंची तो देखिए कितने का इंक्रीज आया है, ऑलराइट, ये चीजें आपने बता देंगे। और इतनी आप लोगों की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, ये तो जस्ट वर्किंग है कि आप लोगों ने बताया कि हर साल ये चेंज है और क्यूमुलेटिव चेंज इतना आ रहा है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।